नमस्कार। मैं और नरेंद्र ठाकुर आपका स्वागत करते हैं हमारे डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी में। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसा रहा आपका पिछला हफ्ता? अच्छा रहा। शादियां रही, दो दो शादियों में अटेंड की है। एक संडे को, एक मंडे को। हम्म। तो अच्छा रहा है। लोगों से मिले। और शादियों का मौसम है इस टाइम। तो बढ़िया रहा। और मौसम भी ये अच्छा हो गया, दिल्ली में तो पोल्यूशन भी कम हो गया है। शादियों के इर्द गिर्द जो फाइनेंस है उसको लेके भी किसी दिन लंबी बात हम जरूर करेंगे, जो पूरा बिल्कुल। बिजनेस है। अच्छा सही में। नरेंद्र, कल हमने डिपॉजिटर फर्स्ट प्रोग्राम की बात की थी, लेकिन ये बात ऐसी थी जिसके बारे में कहा जा सकता है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। वहां से शुरू होकर ये बात बेड लोन और प्राइवेटाइजेशन तक पहुंच गई। अब शो का फॉर्मेट ऐसा है कि कई बार हमें बातों को समय भाव के चलते पोस्टपोन कर देना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर वहीं लौट के जाना होगा। और आज फिर से हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में बात करेंगे। इससे जुड़े हमारे पास कई बड़े अपडेट्स हैं जिनके बारे में हमने ऑफलाइन जिक्र भी किया। सबसे पहला अपडेट तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू की प्रपोज्ड हड़ताल का है नरेंद्र जी, जो कि इसी हफ्ते 16 और 17 दिसंबर को स्केड्यूल्ड है। नरेंद्र जी, ये हड़ताल बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 और सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में आयोजित की जा रही है। ज्यादातर लोग हमारे दर्शक भी जानते हैं। अच्छा, यूएफबीयू द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 13 निजी कंपनियों का बकाया 4.86 लाख करोड़ रुपए था, और इसे 1.61 लाख करोड़ रुपए लेकर ही निपटा दिया गया, मतलब 2.85 लाख करोड़ का बैड लोन। नरेंद्र जी, स्टैटिस्टिक्स को हटाकर अगर सिर्फ हड़ताल पर ही फोकस करें तो निजीकरण के रास्ते में बैंक और बैंक कर्मचारियों की यूनियन का एक बड़ा स्पीड ब्रेकर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और ये बात सही है कि जो दो एक तरह से इश्यूज बता रही हैं ट्रेड यूनियन बॉडी, जो यूनाइटेड फोरम है ऑफ ट्रेड यूनियन, वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हम निजीकरण का विरोध करेंगे, और ये जो अधिनियम की बात कर रहे हैं, जो नए कानून की बात कर रहे हैं बैंक को प्राइवेटाइज करने के लिए, उसका भी हम विरोध करेंगे। और वो उसका कारण बता रहे हैं, मतलब इन चीजों को मैं देख रहा था। उसमें वो ये कह रहे हैं कि देखिए, आप पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं, वो तीन तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी में, और उन चीजों को समझने की जरूरत है। एक तो ये कि देखिए, जो प्राइवेट बैंक है, जब वो फंसते हैं तो उस टाइम जो है उनको टेक ओवर करने का काम या ठीक करने का काम जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक ने किया है, और ये बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल की बातें हैं। दूसरा, आपने डेटा दिया ही कि भाई जो 13 कंपनियां हैं उनके पास जो है लगभग 5 लाख करोड़ रुपया था, और उसमें उन्होंने सिर्फ 1.6 करोड़ जो है वापस किया है, और 2.8 करोड़ उन्होंने पे किया ही नहीं है, मतलब उन्होंने निपटा दिया है। तो इसका मतलब इतना बड़ा जो लॉस हुआ 3 करोड़ का, मतलब 5 लाख लगभग में से 3 करोड़ जो है यदि आपका लॉस हो गया और आपने दिया नहीं, और 1.6 करोड़ ने निपटा दिया। एक पॉइंट तो ये भी वो कह रहे हैं। और तीसरा पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली हमारे जितने जनधन योजना है या मुद्रा योजना है सरकारी, उसमें हम इतना हम या कोविड में हमने इतनी कंट्रीब्यूट किया है, सरकारों का, चाहे राज्य सरकारें हैं या जो केंद्रीय सरकारें हैं, या आम लोगों के लिए। और जब हमारी अपनी स्थिति आती है तो आप हम उनको निजीकरण की उसमें ले जाते हैं, आग में ले जाते हैं। और मतलब अब किस बेस पे, मतलब उसमें इनफैक्ट हम आगे भी बात करेंगे। और बेस एक गलत बेस बनाया जा रहा है, इसको हमें दरअसल देखने की जरूरत है कि खासकर जो सरकारें होती हैं, सरकार जो है वो सरकारी उद्यम है, उनको बचाव कर दी है। और हम्म। हालत ये है कि ये निजी जो एक तरह से उद्यम है, उनकी वो हेल्प कर रहे हैं, और गलत तरीके से हेल्प कर रहे हैं। और हम्म। उसमें सारी तोहमत जो है वो एम्प्लॉयज के ऊपर लगाते हैं, और उसमें ये कहते हैं कि हम निजीकरण के थ्रू जो है एफिशिएंसी लाएंगे। और एफिशिएंसी का मॉडल उन्होंने अच्छे से रिफ्लेक्ट भी किया, उनके नेता ठीक बोल रहे हैं कि आप 5 लाख करोड़ रुपए में से 1.5 लाख करोड़ रुपया लेके और आप 3 लाख करोड़ रुपए छोड़ रहे हैं, तो ये पैसा जो है आप फिर अब कहेंगे कि लॉस हो गया जी। तो ये तो बड़ी हम्म। कंपनियां, जो 13 कंपनियां, वो लॉस कर रही हैं। या जब हम्म। आपके निजी बैंक जो है फंसते हैं और या फ्रॉड करते हैं, या बैड लॉन्स उनके उनके होते हैं, तो उसमें बचाने के लिए आप एसबीआई को या पीएनबी को या इस तरह के बैंक को लाते हैं। तो हम्म। बिल्कुल मुझे लगता है कि उनकी जायज डिमांड है, और जो जिस तरह से निजीकरण का जो इतना बड़ा क्या कहें एजेंडा है, उसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को देखना पड़ेगा।
नहीं तो ये मुश्किल स्थिति है खासकर कर्मचारियों के लिए, और मुझे लगता है आम जनता के लिए भी, क्योंकि आम जनता का पैसा है वो, बैंकों में जो पैसा गया है उस वो बैंक की एम्प्लॉयज का पैसा नहीं गया है, और इसलिए मैं इसको डिटेल बोलना चाह रहा है। कुछ लोग इस पे कमेंट से विरोध भी करते हैं, देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है इतनी हेल्प कर रहे हैं। अरे वो ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक हेल्प करते हैं और बैंकिंग सिस्टम जो है जो भी होता है, लेकिन आप जो सरकारी बैंक हैं वो भी उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन उनसे आप एक तरह से सारा यूज करके और पूरे एक तरह से निजी उद्यमों को, निजी बैंकों को आप जो है ज्यादा जो है बचा रहे हैं और उनको फंसा रहे हैं, और फिर जब फंस जाते हैं तो कहते हैं जी ये तो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो जो है उसके दोषी हैं। दोषी कोई और है जो लोन दिला रहा है या लोन को छुड़ा रहा है, ना कि बिल्कुल। उसके बैंक। ये आपने कई चीजें कही, बड़े शॉर्ट में कही और बड़े क्रिस्प तरीके से कही, और एक एक वाक्य में मुझे एक एक एनेक्डोट, एक एक कहानी, या एक एक दोस्तों से जो मेरे बैंकिंग सेक्टर में है वो, और कई जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो यस बैंक वाली घटना के बारे में आपने जिक्र किया बिना नाम लिए, फिर आपने कहा कि कर्मचारी, चाहे वो जनधन योजना के वक्त हो या ढेर सारे पूरे सब लोगों के लिए जीरो बैलेंस खाते बनाते वक्त हो, नोटबंदी के वक्त हो जो उन्होंने मेहनत की थी, साथ ही साथ वहां के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो मैनेजर लेवल पे हो, टॉप टॉप लेवल पे है, नीचे लेवल पे भी हो, उनका भी यही कहना है कि काम, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, ये पीछे से हमेशा ये सुनने में आता है। स्टाफिंग के बारे में भी बात होती है जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो ये सारी चीजें सामने आ जाती है। वही जैसा कहा जाता है, मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि नरेंद्र जी के कहे को, चिट्ठी को तार समझना, तार को चिट्ठी समझना वाला और छोटे को बड़ा समझना, वही है। काफी चीजें उन्होंने कही हैं। अच्छा, पहले सेगमेंट से जुड़ा हुआ दूसरा अपडेट ये है नरेंद्र जी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा है कि विनिवेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार का कार्य नामित कैबिनेट कमेटी को सौंपा गया है। मतलब साफ शब्दों में ये कहें कि यूएफबीयू ने हड़ताल करने में कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर दी। मतलब मेरा सवाल आपसे ये है नरेंद्र जी कि विरोध वगैरह छोड़ भी दिए जाएं तो भी क्या पीएसबी के विनिवेश या निजीकरण को लेकर मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप वाली कहावत चरितार्थ नहीं हो रही है? मुझे लगता है कि जिस तरह का एजेंडा है और जगह भी देखा जा रहा है सरकार द्वारा, और उसमें यदि निजीकरण का इतना बड़ा एजेंडा लेके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कर्मचारी त्रस्त भी हो गए हैं कि आप इतना, जिसमें बिल्कुल जो आपने रेफरेंस भी दी, पार्लियामेंट में ये कहा जा रहा है कि देखिए 8 लाख नौकरियां हैं जिसके बारे में आप कह ही रहे हैं, और उसमें बैकलॉग बहुत ज्यादा है, मतलब और पोस्टें भरी जानी चाहिए थी, और वो वित्त मंत्री से पूछा भी गया पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा कि लगभग 40,000 नौकरियां हैं, उसके अलावा हमारे पास 8 लाख नौकरियां, और ज्यादा हमारे पास बेरोजगारी नहीं है बैंकिंग सेक्टर में। लेकिन जाहिर सी बात है, और वो आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, और मैं भी जानता हूँ कि अल्टीमेटली प्रेशर में है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और उससे बैंकिंग सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट है। तो डेटा की जगलिंग जितनी भी कर लेने की हकीकत ये है कि ऑलरेडी प्रेशर में है। इसलिए पार्लियामेंट में यही यही क्वेश्चन आया कि जब आप स्टाफ नहीं दे रहे हैं तो एक्सेसिव जो है वर्कलोड आ रहा है लोगों के बीच में, और इस कारण से इनएफिशिएंसी बढ़ रही है, तो आप जो है ये जो वैकेंसी है उनको भरिए जल्दी से। तो वो उन्होंने डेटा दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली सच्ची बात ये है कि अभी भी हमारा यूथ, खासकर जो मुझे लगता है बीकॉम कर रहा है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है, या जो एमबीए कर रहा है, तो इस तरह के काफी ग्रेजुएट्स हैं जिनको नौकरी की वो है, या बैंक पीओ जो लोग वो कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और उसके थ्रू नौकरी लेना चाहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो बिल्कुल तो इसी 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 को उन्होंने जवाब दिया कि भाई नहीं नहीं, हमारे पास सिर्फ 40,000 ही वैकेंसियां हैं, उसके अलावा हमने सारी भर दी हैं। लेकिन इस डेटा के पीछे हमें ये समझने की जरूरत है, सरकार को भी समझने की जरूरत है कि बेरोजगारी है, यूथ बहुत ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है देश में, और बैंकिंग सेक्टर भी झेल रहा है। इस कारण से ज्यादा प्रेशर है एम्प्लॉयज के ऊपर, और यदि वो प्रेशर है, तो यदि मान लीजिए एक तरफ प्रेशर आ रखा है सरकारी बैंक के एम्प्लॉयज के ऊपर, यदि ज्यादा काम आ गया है, और दूसरी साइड जो है लोग नौकरियां मांग रहे हैं, यूथ नौकरियां मांग रहे हैं, तो बढ़िया सा बैलेंस बन सकता है। और जो जनरली ये तोहमत लगाई जाती है, जो हम पहले ही बात कर रहे हैं कि जी इनएफिशिएंट है सिस्टम, अरे भाई इनएफिशिएंसी जो है आराम से टैकल की जाती है जब आप प्रॉपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन करें काम का, और प्रॉपर जो है वेज दें। अब एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट ना करें, या लेजर आवर्स भी उसके लिए हों। मैंने उसको आसान शब्दों में कह दूं, थोड़ा सा ये इस तरह से बात होगी। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा युवा वर्ग जो है वो बेरोजगारी झेल रहा है। हमारे जो जितने सरकारी उद्यम हैं जिसमें बैंकिंग जो बैंक्स हैं वो भी हैं, और यदि ये लोकसभा में प्रश्न आ रहा है कि हमारे
बैंकों में वैकेंसियां उनको भरे जाना चाहिए। तो मुझे लगता है सरकार को उसमें सच में हस्तक्षेप करना चाहिए, और डेटा को नहीं इतना समझा जाए। मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ। सेम डेटा जो है गवर्नमेंट से पूछा गया था कि जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने एडहॉक एम्प्लॉइज हैं, कितने वैकेंसियां हैं, तो उन्होंने गलत डेटा पेश कर दिया था कि लगभग 6,000 जो है एडहॉक टीचर्स, उन्होंने कहा 60 टीचर्स जो एडहॉक हैं। तो इस तरह के कई बार जो मिला था, गवर्नमेंट को भी अच्छा सा होमवर्क करना चाहिए और समझना चाहिए कि 6,000 को उन्होंने 60 जो है बना दिया। तो उसी तरह से ये बोला जा रहा है कि 40,000 नौकरियां बाकी हैं, तो उन चलो यही डेटा मान ले तो 40,000 नौकरियां तो प्रोवाइड करें, और जल्दी से नौकरी प्रोवाइड करें, जिससे कि आप मेरे ख्याल इस तरह खबरें भी आ रही हैं कि लोग, खासकर यूपी से खबर आ रही है, लखनऊ से या और देश के हिस्सों से भी, कि लोग बेरोजगार जो यूथ है वो अलग अलग तरह के आंदोलन कर रहे हैं और नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं। नवीन जी, इंटरेस्टिंग, मेरा अगला सवाल भी यही था। कहते हैं डेटा झूठ नहीं बोलता, लेकिन ये भी सच है कि स्टाफ की कमी तो है, तो फिर कैच कहाँ है? तो वो कैच आपने बता दिया। अगले सवाल पे जाने से पहले मैं फिर से कुछ फिगर्स बता देता हूँ कि निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकारी बैंक्स में अभी 40,000 के करीब वैकेंसीज हैं सिर्फ, जो कि फुल हाउस का सिर्फ 5% है, मतलब 95% सीटें भरी हुई हैं। और असल में वित्त मंत्रालय के स्टाफ शॉर्टेजेस के बारे में पूछा गया था, तो निर्मला सीतारमण ने ये फिगर्स इस सबूत के रूप में दिए थे कि कोई स्टाफ की कमी नहीं है। मैं फिर से अपना जो पिछला सवाल है वो रिपीट कर देता हूँ कि निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ये भी कहा है कि विनिवेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जो विचार है वो कार्य अभी कैबिनेट समिति को सौंपा गया है। तो क्या लगता है 2001 इस वित्त वर्ष में प्राइवेटाइजेशन, खासतौर पे पीएसबी का, बैंकों का होना संभव लग रहा है? हालांकि हम यही कहेंगे कि हम कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही महीने बचे हैं, कुछ ही महीने, स्पेसिफिकली 3-3.5 महीने बचे हैं। तो इतने में क्या सब कुछ कंप्लीट होकर प्राइवेटाइजेशन हो पाएगा? अगर हड़ताल, विरोध वगैरह ना भी देखें तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी अभी बहुत बचते हैं, नरेंद्र जी। बिल्कुल, मतलब यदि कहें जितना हम लोग बिटवीन द लाइन समझते हैं, जो अर्थशास्त्री हैं या जो टीचर्स हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो बिटवीन द लाइन समझता है, और ये बात सही है कि गवर्नमेंट का एजेंडा बिल्कुल निजीकरण का है, और वो रेलवे में भी दिख रहा है, और सेक्टर्स में भी दिख रहा है, वो आपको एयरलाइन, एविएशन सिस्टम में भी दिखा है, या हुआ या एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन। तो उस लेवल पे बैंकिंग सेक्टर का भी बिल्कुल वो मंडराया हुआ खतरा है, खासकर एम्प्लॉयज के लिए। और वो बजट में कहा भी गया है, जो बजट 2021-22 में यही कहा गया था कि दो बैंक जो हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक जो उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा। उसके तहत, इस डिसइन्वेस्टमेंट के तहत जो है 1,75,00,000 रुपया जो है वो सरकारी खाते में आएगा, या इतना रेवेन्यू हम लेंगे थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्लियरली ये पार्लियामेंट के पटल पे रखी गई बात है। तो उसके तहत तो बिल्कुल लगता है कि सरकार ये करना चाहती है। और लेकिन फिर ये अच्छा आपने बोला कि डेटा से हम अच्छी बातें भी सीख सकते हैं, और डेटा से ये बात सीखने की जरूरत है कि जब 5 लाख करोड़ रुपए, मैं उसको राउंड ऑफ भी कर रहा हूँ, उसको 4.82 को 5 लाख करोड़ रुपए यदि 13 कंपनियों के पास जाता है, और उसमें से सिर्फ 1,60,00,000 ही वो वापस करते हैं, समझने की बात है। इसका मतलब, अच्छा, जब वो डिसइन्वेस्टमेंट से 2 बैंकों को बेच कर, पब्लिक सेक्टर बैंक को बेच के और एक इंश्योरेंस कंपनी को बेच के, हाँ पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है, उससे वो 1,75,00,000 कमाना चाहते हैं। तो जी, जो आपने 3 लाख करोड़ रुपए, बिल्कुल क्लियर फिगर बताएं, 2.82 करोड़ आपने जो छोड़ा प्राइवेट कंपनी के पास, वही ले लेते आप। यदि आपको 1.75 लाख करोड़ रुपए कमाना है और उससे आपकी अर्निंग होगी, तो मुझे लगता है कि वो 2.82 लाख आपने छोड़ रखा है, उसी से आप ले लीजिए। वहां पे इसीलिए वो हड़ताल में ये फिगर इसी वजह से वो लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन से जितनी आपकी कमाई होगी उससे कहीं ज्यादा तो आपने छोड़ दिया। बिल्कुल। और एक तो इससे ये होगा, जैसे आम लोगों का ही पैसा जो है वो ठीक जगह जाएगा। और उसके अलावा मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यूथ मांग रहा है रोजगार दीजिए हमें। तो आप, और वो ध्यान रखना कि रोजगार वो मांग रहा है सरकार से, और सरकार से रोजगार मांग रहा है, तो सरकारी कम से कम जितने उद्यम हैं उनको तो आप इंटैक्ट करिए, उनको बेचने की जरूरत क्या है।
और जहां तक आप, मैं इसको बिल्कुल डिटेल इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि ये डिबेट रहती है, पॉलिसी मेकिंग में डिबेट रहती है और वो टीवी पे भी डिबेट रहती है, तो मुझे लगता है इससे बात करी जानी चाहिए कि ये जो बार बार बोला जाता है कि कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, जिसको एफिशिएंसी नाम दिया जाता है, वो एफिशिएंसी जब आपको नौकरियां यूथ को मिल जाएंगी तो एफिशिएंसी भी अपने आप होती है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि तो ये हमेशा बोल देना कि जी प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट है और गवर्नमेंट सेक्टर फेल्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल दर्शकों को भी समझ जाना चाहिए, और एग्जांपल मैं 2-3 दे सकता हूँ, ब्रॉडर डिबेट है लेकिन थोड़ा सा यदि एग्जांपल आ ही रहा है तो बोला ही जाए। आप देखिए कि जितने भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम लेते हैं, हम्म। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में देखिए कि टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, यदि बिल्कुल एफिशिएंसी की बात की जाए। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो जेएनयू है, वो आईआईटीज हैं, वो आईआईएम है, वो तो पब्लिक सेक्टर के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल सिमिलरली बैंकिंग में भी हम बात करें तो उसमें क्या है, एसबीआई जो अच्छा खासा डिलीवर कर रही है, ऐसा ये ही बात है कुछ। उदाहरण, ऐसा ही उदाहरण मतलब मुझे लगता था रोडवेज का भी है ऐसा ही उदाहरण। हमारे यूपी रोडवेज या उत्तराखंड रोडवेज की आप गाड़ियां देखें बिल्कुल या कैसे भी देखें, उनका पूरा जो जाल है, और साथ ही साथ आपका हिमाचल रोडवेज का भी, उसके मुकाबले में प्राइवेट कहीं नहीं ठहरती। हॉस्पिटल्स की बात करें क्योंकि उनके पास खर्चा है। और साथ ही साथ एक चीज इसमें और भी है, दूसरे सवाल में बढ़ने से पहले या फिर आपकी आपका क्लोजर जानने से पहले, एक चीज और भी है कि चाहे प्राइवेट बैंक्स के लिए भी ये जरूरी कर दिया गया है कि आप जो सरकारी योजनाएं हैं उनका उसका एक भाग दे, कुछ परसेंट एग्रीकल्चर पर लगाए, लेकिन आगे बढ़ चढ़ के योजनाओं में पब्लिक सेक्टर बैंक का, सरकारी बैंक का, जिनको आम भाषा में कहते हैं, उनका ही हाथ रहता है। वही योजनाएं आगे बढ़ चढ़ के चलाती है और गांव घरों तक पहुंची रहती है। जैसे कि बीएसएनएल वर्सेस एयरटेल वाली बात है, चाहे बीएसएनएल की हालत कितनी ही खस्ता हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल दूर क्षेत्रों में जा रहे हैं तो बीएसएनएल ही वहां पे मिलता है। जी रवि। बिल्कुल, आपने अच्छा बोला कि भाई देखिए हिंदुस्तान में जब 95% जो है इन्फॉर्मल सेक्टर है, या रूरल एरिया जो है 60 से 70% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, तो हम्म। नेचुरली उसको कैटर कौन कर रहा है, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, या पब्लिक सेक्टर बैंक हो। तो जी। अल्टीमेटली उनकी जरूरत, जब एक गरीब देश है, एक विकासशील देश है, इतनी गैर बराबरी है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, तो नेचुरली ये नहीं रहेंगे तो लाभ के लिए आप कितना दे देंगे आईसीआईसीआई को, या आप जो है फोर्टिस के लिए कितना आप डिलीवर कर देंगे। और कोविड ने तो ये प्रूव कर भी दिया है और ज्यादा, कि जब त्रासदी आएगी या महामारी आएगी तो प्राइवेट सेक्टर भाग के खड़ा होगा, और अल्टीमेटली पब्लिक सेक्टर ने हमें बचाया है जितना ही बचा पाए हैं। हम्म। नहीं तो मैक्स हॉस्पिटल जो है जब 20 लाख का पैकेज मांग रहा था या 30 लाख हम्म। का, कौन देता, आम आदमी, हम्म। आम भारतीय तो दे नहीं पाता। तो इसलिए हम्म। आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर को बचाना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है हम उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो चीजें हैं वो सीख सकते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में एक तरह से कहें कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं, या जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, या जो डिसएडवांटेज ग्रुप है सोसाइटी में या अर्थव्यवस्था में, उनको कैटर करेंगे तो अच्छा। या मान लीजिए गरीब बच्चा एक पढ़ के आता है दिल्ली हम्म। यूनिवर्सिटी से या जेएनयू से या आईआईटी से, तो बढ़िया है, वो अच्छा काम करेगा, कम से कम ऐसी टेक्नोलॉजी लाएगा या हम्म। ऐसी ऐसा नॉलेज जिससे जो गरीब तबके के लिए यूज हो पाए, या गरीब इलाके के लिए यूज हो पाए। तो हम्म। उसका बहुत बड़ा रोल होगा, ना कि बार बार हम अमेरिका को ही सर्व करते रहे, और जो हम पहले बात करते हुए रहे हैं कि वहां जाके ही आईटी जो है उस तरह का जी। डेवलपमेंट हो। हमें यहाँ का डेवलपमेंट भी करना है, क्योंकि हमारा देश भी बहुत बड़ा है, और 135-40 लाख करोड़ पॉपुलेशन है। तो वहाँ की समस्याएं जो है वो हमारे उस तरह की टेक्नोलॉजी जो है हमें यहाँ पे यूज करनी होगी, और इस तरह के नॉलेज जनरेशन करना पड़ेगा। और वो ये नहीं कह सकते हम कि हमेशा ही वो थोड़ा एजुकेशन में हम बात ले आए हैं, चाहे वो आई है बैंकिंग सेक्टर से, तो वो बैंकिंग में यही होता है कि अल्टीमेटली यही चीज की क्या जरूरतें हैं वो समझ पाएंगे। मान लीजिए एक ग्रेजुएट है, चाहे वो बीटेक है, चाहे वो एमबीए है, वो ऐसा कम से कम जो गरीब तबका या गरीब व्यक्ति आ रहा है बैंक में, तो हम्म। तो वो ऐसे इंस्टीट्यूशन से जब आएगा तो उनकी समस्या को समझ पाएगा। नहीं तो हम्म। बार बार, जैसे मैं एग्जांपल देता रहता हूँ, बार बार मान लीजिए गरीब आदमी एक आए, उनको कहेंगे आप यूपीआई के थ्रू जो ट्रांसफर कर दीजिए, हम्म। यूपीआई के थ्रू, या आप पेटीएम के थ्रू थ्रू ट्रांसफर कर दीजिए। अरे गरीब हम्म। आदमी को, और खासकर बुजुर्ग आदमी को क्या पता है कि कैसे टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। मान लीजिए बैंक मैनेजर है वो, तो कम हम्म। से कम यदि वो गरीब तबके से निकल के आएगा या और एजुकेशन लेगा और फिर बैंक मैनेजर बनेगा, तो वो गरीबों की समस्या समझ पाएगा और अच्छे से डिलीवरी कर पाएगा। यही एफिशिएंसी होती है। और क्या एफिशिएंसी होती है? और एफिशिएंसी की डेफिनेशन तो और कुछ नहीं है बिल्कुल। कि जो सर्विसेज है या गुड्स हैं वो अच्छे से डिलीवर हो पाए, कम टाइम में हो पाए, और अच्छे से जो कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है वो बेहतर ढंग से उसको इस्तेमाल कर पाए।
आपने एजुकेशन की बात की, मैंने रोडवेज की, ट्रांसपोर्ट की बात की, और भी टेलीकम्युनिकेशन की बात की। बैंकिंग सेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है, जिसकी बात जैसे कल भी आधी अधूरी रह गई थी, आज भी आधी अधूरी रह गई है, क्योंकि यहाँ से एक सिरा निकलता है वेलफेयर स्टेट वर्सेस कैपिटल स्टेट वाले, जिसके बारे में हम जरूर डिस्कशन करेंगे। समय अभाव है, चलते हैं दूसरे सेगमेंट की ओर। खुदरा मुद्रास्फीति की दर नवंबर 2021 में बढ़कर 4.91 हो गई। अब मतलब ये अच्छी है बुरी, इसको कुछ प्रोस्पेक्टिव्स में रखते हैं नरेंद्र जी। इसके पिछले महीने यानी अक्टूबर में ये 4.48 थी। हालांकि पिछले साल इसी महीने यानी नवंबर 2020 में 6.93 रही थी। और तीसरा पॉइंट ये है कि रिजर्व बैंक ने 6% इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है, मतलब इससे नीचे है तो स्थिति नियंत्रण में है। उस हिसाब से नरेंद्र जी, इस पूरी सांख्यिकी पर आपका क्या टेक है? बिल्कुल, मतलब ये बात सही है कि पिछले साल के मुकाबले देखें नवंबर में, तो इस पर जो मुद्रास्फीति की दर है वो कम है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि पीछे अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में देखें तो वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और 4.41 था, अब जो है वो 4.81% हो गया है। तो वो तो थोड़ा सा जंप है, लेकिन उसके साथ दरअसल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में तो कोई इशू नहीं है, मतलब सीपीआई के लेवल पे, लेकिन उसको लिंक करना होगा डब्ल्यूपीआई से, होलसेल प्राइस इंडेक्स से। वो चिंताजनक बात है दरअसल। वो इस टाइम जो है डबल डिजिट में है, वो 12.5% है होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिया का। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से चिंता की बात है कि यदि सीपीआई एक लेवल पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है या कम दिखा रहा है, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है हमारे 12.5% है, जो अभी रिसेंट डेटा है हमारे पास। एक चीज और भी डबल डिजिट पे है, उसके बारे में पहले ही ले ली जाए तीसरी खबर के रूप में। और वो है शहरी बेरोजगारी। इसके बारे में हमने अपने पिछले हफ्ते वाले खर्चा पानी में भी बात की थी। सीएमआई का इस हफ्ते का डेटा, सीएमआईई का इस हफ्ते का डेटा डराने वाला है नरेंद्र जी। एम्प्लॉय जनरेशन अंडर एमजी नरेगा का भी क्या कहता है डेटा, और इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? दरअसल बिल्कुल सीएमआई एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, सीएमआई, और बेसिकली वो यही बता रहा है कि अब 10% से ज्यादा जो है, जो शहरी बेरोजगारी हो गई है, जो कि डबल डबल डिजिट जनरली अर्थव्यवस्था में अच्छी सिग्नल नहीं माना जाता है, वो बहुत ही एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट है वो। इसका मतलब है कि शहरी बेरोजगारी काफी बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था में। और यदि एज ए होल देखें तो इस टाइम ऑल ओवर इंडिया में 8.5% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिसमें से 10% के लगभग, या 10.03% जो है वो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है। और उससे ये निकल के आता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो बेरोजगारी है वो अभी 7.75% है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कम बेरोजगारी है, लेकिन शहरी क्षेत्र में ज्यादा बेरोजगारी है। लेकिन ये उसमें डेटा में अगेन, हाँ, क्योंकि मैक्रो लेवल डेटा है, उसमें और पिक्चर ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखती है, उसी को और हम लेबोरेट कर सकते हैं कि ये ध्यान देने वाली बात है कि वहां पे प्रचंड बेरोजगारी, छुपी बेरोजगारी भी है। खेत में मान लीजिए एक आदमी चाहिए, लेकिन 6 लोग लगे हुए हैं, तो वो भी कह देंगे हम हमें रोजगार मिला हुआ है, तो इसका मतलब इसके बारे में जी, इसके बारे में हमने एक शो किया था कुछ दिनों पहले, कि किस तरीके से खेती, भारत में खेती एक ऐसा छोटी सी पीठ है जिसपे काफी लोग सवार हैं। सही बात है, सही बात है। अमेरिका में देख लीजिए आप, कुछ अच्छे डेवलप देशों में अगर आप तुलना करेंगे तो वहां पर कुछ ही परसेंट लोग खेती करते हैं, इसीलिए वो प्रॉफिट में भी रहते हैं और खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। जी, प्लीज बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसलिए यदि ये शहरी क्षेत्र में इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, तो उसको मुझे लगता है सरकार को इसको सीरियस लेना चाहिए। और वो लिंक पहले वाली बातों से हमारा हो ही रहा है कि जब यूथ डिमांड कर रहा है और इस तरह के हम्म आंदोलन की सुगबुगाहट ये दिख रही है, और जो यूथ जो है मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं कि रोजगार दीजिए, तो कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज में भी वो पॉइंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है कि डबल डिजिट अनएम्प्लॉयमेंट, डबल डिजिट जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये दोनों ही एक तरह से रिसेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और हम्म उसकी लिंकेज जो हम पहले बात करते रहे हैं दर्पण की, इसलिए जीडीपी ग्रोथ रेट हम जितना भी बोल रहे हैं कि वो 8.4% है हमारा, लेकिन अभी भी हमारे जो प्री कोविड 19 पेंडेमिक से यदि हम कंपेयर करें तो अभी भी हम दूर हैं। हम्म इसलिए रिसेशनरी प्रेशर दिख रहा है,
एक साइड जो है कीमतें बढ़ रही हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के प्रोडक्ट्स में, एक साइड जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और ये रिसेशन कहीं इकोनॉमी को अनस्टेबिलिटी की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, या एक तरह से डिस्टेबलाइज कंडीशन है भारतीय अर्थव्यवस्था की। नवीन जी, चौथी और अंतिम खबर क्रिप्टो करेंसी को लेकर। आज बहुत दिनों बाद, चाहे आपके साथ भी शो किए हों, चाहे अन्य हमारे गेस्ट्स के साथ भी शो किए हों, क्रिप्टो करेंसी आज बहुत दिनों बाद आया। और रीजन क्या है? अधीर रंजन चौधरी का, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का लोकसभा में पूछा गया एक सवाल। उन्होंने पूछा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने जा रही है। अब उन्होंने क्यों पूछा ऐसा? क्योंकि कुछ दिनों पहले पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। उसी का रेफरेंस लेते हुए उन्होंने संसद में कहा कि अगर प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल सुरक्षित नहीं बचता तो हिंदुस्तान के आम लोगों के ट्विटर हैंडल कैसे बच पाएंगे। जब सरकार क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है तब प्रधानमंत्री के अकाउंट से इसे मान्यता देने वाला ट्वीट होता है, क्योंकि वो जो हैक हुआ था, जो हैक्ड ट्वीट था, उसमें यही बात की गई थी कि क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी जाती है। खैर, ट्विटर के अकाउंट हैक होने वाली बात तो अलग है, लेकिन फिर भी क्रिप्टो को लेकर असमंजस तो बना ही हुआ है। अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण का इस बात को लेकर बयान भी आया था। आप कैसे देखते हैं भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर और क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस को लेकर क्या स्थिति है? जहां तक बात है, बिल्कुल वो मैं ट्वीट में भी देख रहा था, इसमें ये बोला गया पीएम की ट्विटर हैंडल से कि रिकॉग्नाइज करता है, इंडिया रिकॉग्नाइज करता है क्रिप्टो करेंसी को। नेचुरल है, उस सेंटिमेंट कैसे जो मार्केट में रिफ्लेक्ट हुआ होगा, खासकर जो स्टॉक मार्केट, तो वो कहीं ना कहीं और बिल्कुल जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अधीर रंजन, तो वो यही बोल रहे हैं कि यदि आपका ट्विटर हैंडल सुरक्षित नहीं है डिजिटली, इस डिजिटल दुनिया में, तो फिर क्रिप्टो करेंसी की जो बात हो रही है, और उसमें गवर्नमेंट में भी एक क्लैरिटी थोड़ा बन रही है, मुझे लगता है जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि रेगुलेशन की बात तो जरूर हो रही है, हम उसको इलीगल नहीं मान रहे, लेकिन रेगुलेट जरूर करना पड़ेगा। और ये हम पहले ही बात करते रहे हैं कि जहाँ जहाँ सेबी और आरबीआई, हाँ, जो जो उनके हेड्स हैं, जो गवर्नर हैं, या जो मतलब अल्टीमेटली वो यही कह रहे हैं कि हमें रेगुलेट करना पड़ेगा, यो कहीं ना कहीं यदि डिजिटल करेंसी इतना जो है कंट्रोल कर रही है, और जो अपनी हमारी इंडियन करेंसी है, तो रिस्क में तो है। लेकिन ना, मतलब ये बात सही है, मुझे लगता है कि उसमें रेगुलेट करा ही जाना चाहिए, यदि आप मेरे से पूछेंगे। लेकिन एक लेवल पे एक तबका ऐसा भी है, चाहे जो छोटा तबका है, और वो हम नोटिस भी करते हैं, वो कहीं ना कहीं उस शॉर्ट टर्म मनी के लिए लगे हुए हैं, और वो मतलब कमेंट्स में मैं देखता हुआ रहता हूँ, कहते हैं नहीं मर जाएंगे हम जो है गवर्नमेंट चाहे वो चली जाए, लेकिन हम क्रिप्टो करेंसी को लीगली रखेंगे और उस ट्रेड को लीगलाइज रखेंगे। तो वो बात में थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ, और उस कमेंट को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ये हमेशा में समझना होगा, इसलिए गवर्नमेंट को और ज्यादा इस पे एक लेवल पे रेगुलेशन क्लियरली लाने चाहिए, इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमेशा अ, सरकार से दूर रहती है और मार्केट से बहुत नजदीक रहती है। ये बिल्कुल क्लियर गवर्नमेंट एक तरह से पॉलिसी मेकर्स को समझ आना चाहिए। इसीलिए जितना जल्दी हो सके इस पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब उसमें काफी हेजी अंडरस्टैंडिंग ना हो, कि एक क्लियर हो कि ये जो है रेगुलेट करा जाना चाहिए। और इतना आप यदि स्पेकुलेशन कराएंगे करेंसी के बारे में, तो नेचुरल है कि कहीं ना कहीं वो जो इंडियन करेंसी है वो भी रिस्क पे आएगी। तो मुझे लगता है कि उसको रेगुलेशन करना चाहिए, प्रोवाइडेड इसके कि एक लोग लगे हुए हैं और शॉर्ट टर्म में गेन उसमें दिख रहा है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि ये शॉर्ट टर्म में गेन दिख सकता है, लेकिन वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा है, और यदि वॉल्टिलिटी ज्यादा है तो ये हमें एक तरह से, ये भी काफी लोग बोले हैं इस पॉइंट पे, और ये दर्शकों से हम बात भी कर सकते हैं, ये चिट फंड टाइप वाली बात है कि आप जो है थोड़े समय में आप बहुत सारा गेन कर तो सकते हैं, लेकिन जब डूबता है, जब नैया जब डूबती है, तो अल्टीमेटली जो जो छोटे निवेशक होते हैं, उसमें उनका डूबना निश्चित होता है, और वो बहुत बड़ा एक तरह से भूचाल आता है। और वो हमेशा रहा है जहां भी इस तरह की स्पेकुलेटिव मार्केट है या अनसर्टेन मार्केट है। तो मुझे लगता है कि इसलिए सरकार को मतलब चेतना चाहिए, मुझे लगता है कि समझ जाना चाहिए कि अल्टीमेटली थोड़ा देर हो गई है, लेकिन इस पे प्रॉपर रेगुलेशन हो, पार्लियामेंट में पास हो, डिस्कशन हो, और उसके तहत जो रेगुलेट की जाएगी करेंसी। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी बिल्ली कही जा सकती है जो सरकार से दूर रहती है और मार्केट के नजदीक रहती है। तो क्रिप्टो नाम की इस बिल्ली को घंटी बांधनी है सरकार ने, कैसे बांधती है, कब बांधती है, ये सवाल
हो सकता है और ये भविष्य में हमें पता चलेगा, हम शो में जरूर डिस्कस करेंगे इसको। तो ये था आज का खर्चा पानी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया नवीन जी।